क्या बोल रहा? छेरिक छेरा छेर बरक नहीं, छेर छेरा इसी बोलते हैं ना। आ गए छेर छेरा वाले राहुल नहीं आए? सुना, तुम्हारा पिकनिक का प्लान क्या हुआ तुम लोग का? तेरह चौदह भी हट, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट ही किए हुए। 20 के बाद अखिलेश सर नहीं रहेंगे, 20 से 5 तक। 20 के बाद नहीं रहेंगे, नहीं मतलब आराम फरवरी में, और तब तक इधर बहुत सारा सिलेबस भी हो जाएगा, ज्योग्राफी वगैरह भी हो जाएगा स्टार्ट खत्म। क्या राहुल, 5 फरवरी के बाद ज़्यादा सही नहीं लग रहा है? हाँ, 5 फरवरी के बाद किसकी एग्ज़ाम वगैरह रहेगा किसी की? वो तो मई में, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ना है। जनवरी लास्ट तक बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो एनवायरनमेंट वगैरह भी खत्म हो जाएगा, तो इसी उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ओशनोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, ऑप्शनल से। जनवरी में थोड़ा सा मैं भी इधर उधर, अभी हो सकता है मैं अगले वीक कहीं रायपुर ऊपर जाना है, एक दो जगह पे मुझे भी। हाँ, अभी कुछ चीज़ें इधर उधर चल रही है दिमाग में। चलिए, कल हम लोग न्यूटन ज्वार भाटा सिद्धांत देख लिए थे। आज जो हमने पहला टॉपिक आपका जो हमारा दिया हुआ है अधः सागरी उच्चावच, उसके मापने की कुछ विधियां हैं। पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, अधः सागरी उच्चावच या अटलांटिक महासागर के उच्चावच वगैरह देखा था। तो अधः सागरी उच्चावच सबमरीन रिलीफ्स, तो अब इधर ध्यान देते हो गए तुम लेके गुप्तगु तो है। तो उच्चावच हमने देखा था कि महासागर के अंदर जो है कई सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, अलग अलग गहराई पर पाई जाती है कि नहीं। कुछ पर्वत पाए जाते हैं, ट्रेंचेस पाए जाते हैं आपका जो है। तो इन सब के बारे में अध्ययन कैसे किया गया होगा? कोई एक आदमी जा कर के अंदर तो किया नहीं होगा, है ना, वन बाई जान मैनुअली तो नहीं किया गया होगा, कुछ मेथड्स तो यूज की गई होंगी, है ना। हमें ये पता है कि पृथ्वी के सबसे गहरी ट्रेंच की गहराई 11,032 से 34 मीटर है। आपके जो मेरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप जो कहलाता है, मैंने कहा था चैलेंजर डीप, ये आपका कितना आपका जो है 11,034। तो कोई जा कर के नाप के तो आया नहीं होगा, है ना, टेप फीता लेके तो नहीं गया होगा नीचे तक गहराई में और नाप के आया होगा। तो इस अधः सागरी उच्चावचों के निर्धारण के लिए इनका निर्धारण की कुछ विधियां हैं, या निर्धारण की विधियों को, गहराई के साथ जो निर्धारण की विधियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाथिमेट्रिक मेथड कहते हैं। बाथिमेट्रिक विधि कहते हैं, मतलब बाथिमेट्रिक मेथड कहा जाता है। तो बाथिमेट्रिक विधि देखेंगे, बाथिमेट्रिक विधि का मतलब क्या होता है। और आज की डेट में कुछ परंपरागत विधियां अलग थी, अब नवीनतम विधियों में
इको साउंडर या एकॉस्टिक मेथड कहा जाता है। तो इसमें कुछ परंपरागत विधि थी, परंपरागत विधियाँ, परंपरागत तरीके से कैसे नापते थे हम लोग, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल परंपरागत विधियाँ। और वर्तमान में जो है, जो वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं नवीनतम रिसेंट मेथड्स, रिसेंटली कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो नवीनतम में जो विधि कहलाती है उसी को हम लोग जो है अकाउस्टिक मेथड भी कहते हैं, अकाउस्टिक, इको साउंडर तकनीक भी कहते हैं, इको साउंडर, या इसी को सोनार मेथड भी कहते हैं, सोनार, हिंदी में भी अकाउस्टिक, अकाउस्टिक मेथड या इको साउंडर या सोनार विधि कहते हैं, सोनार तकनीक के कारण से। ध्वनिक अध्ययन, अकाउस्टिक का हिंदी अर्थ है ध्वनिक अध्ययन। आ रही बात समझ में? तो इनको ही थोड़ा सा देखेंगे। तो बाथिमेट्रिक मेथड का मतलब पहले लिख लीजिए, बाथिमेट्रिक विधि का एक लाइन परिभाषा। किसी सागरीय भाग, झील, किसी सागरीय भाग, झील या नदी तली का अध्ययन बाथिमेट्रिक अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ सी फ्लोर, लेक्स, रिवर बेसिन known as bathymetric method। क्लियर? इसमें एक लाइन दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा सागर तल की गहराई, ठीक है, परतों के घनत्व का अंतर, परतों के या जली परतों के घनत्व का अंतर, कौमा, तापांतर, इसके अंतर्गत सागर तल की गहराई, कौमा, जलीय परतों के घनत्व का अंतर, कौमा, तापांतर आदि का अध्ययन करके कंप्यूटर की मदद से सागरीय तली का एक चार्ट तैयार किया जाता है, सागरीय तली का एक चार्ट तैयार किया जाता है और फिर उसका मानचित्रण किया जाता है, जिसे ही हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोमेट्रिक ग्राफ कहा जाता है, जिसे ही हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोमेट्रिक ग्राफ कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इन दिस मेथड we study about the depth of sea floor, density differences
density differences and temperature differences, density differences and temperature difference of water layer, etc. And after that we draw a chart and it's a mapping known as hypsometric curve or hypsometric graph. आया समझ में? तो बाथीमेट्रिक मेथड का मतलब हो गया गहराई के अनुसार, बाथी का मतलब यहाँ पर डेप्थ से है, बाथी का मतलब यहाँ पे किससे आपका जो है डेप्थ से है। तो डेप्थ के अनुसार, गहराई के अनुसार, चाहे वह सी फ्लोर हो, चाहे ओशनिक लेक हो या रिवर वगैरह का अध्ययन करना पड़ता है, तो हम लोग जो भी विधि यूज करते हैं उसको हम लोग बाथीमेट्रिक मेथड्स में रखते हैं। तो परंपरागत रूप से जो है एक विधि यूज करते थे इसमें, पारंपरिक समय में शुरू में तो आपका जिसको हम लोग पारंपरिक लैंडलाइन मेथड कहा जाता था, ट्रेडिशनल पारंपरिक लैंडलाइन मेथड। जैसे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था ना हमारा, पारंपरिक लैंडलाइन मेथड, ट्रेडिशनल लैंडलाइन मेथड, ट्रेडिशनल लैंडलाइन। तो इस विधि में पहले क्या करते थे कि कोई भारी चीज़ रस्सी से बांध देते थे और तली तक उसको भेजा जाता था। आपका जो है यह एकदम इनिशियल, ये प्रारंभिक विधि थी, इनिशियल मेथड, इट वाज ए इनिशियल मेथड। इसमें किसी रस्सी से भारी चीज़ को लटकाकर, रस्सी से जो है हेवी वेट वाली कोई चीज़ लटका करके भारी वजन बांध करके रस्सी डाली जाती थी और ये सिर्फ पॉइंट वाइज प्रोवाइड करती थी। जैसे हमने डाला तो कहीं टच कर गया तो मानेंगे वहाँ की गहराई उतनी हो जाएगी, और अधिक गहराई में चले गया तो गहराई बढ़ गई आपकी, जो समझ गया ना भाई। तो इसमें केवल हमें जो है पॉइंट डाटा मिलता था, केवल बिंदु डाटा प्रदान करती थी। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत, है ना? कोई चीज़ बांधा और हमने अंदर डाला तो गहराई कम होगी तो रस्सी जाके जहाँ पे टच करेगी वहाँ की तक गहराई पता चल जाएगी हमें। फिर अंदर और चला गया तो और ज़्यादा गहराई हो गई आपकी जो। तो इस तरीके से हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन्स के पॉइंट वाइज डेटा ही प्राप्त होता था। जिससे हमें जो है केवल पॉइंट डेटा मिलता था, बिंदु डेटा, पॉइंट डेटा ही प्रोवाइड करता था। बिंदु मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का मिलता था। तो ये इनिशियल मेथड थी, शुरू में जब खोजा नहीं गया था तब। आया समझ में? तो बाद में जो है ये मेथड आई नवीनतम विधि में। एक तो अकॉस्टिक मेथड है जो सबसे ज़्यादा अभी यूज होती है, एक तो ये वाली विधि इको साउंडर मेथड या अकॉस्टिक मेथड कहलाती है। उसको पहले देखते हैं। लिखिए इसमें एक लाइन, इसमें हम लोग ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं ध्वनिक विधियों में। एक पहला पॉइंट लिखिए, ध्वनिक विधियाँ समुद्र तल के मानचित्रण करने के लिए, समुद्र तल का मानचित्रण करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। Acoustic method use sound waves for mapping the oceanic floor, to map the oceanic floor. कैसे करती होंगी काम ये ध्वनि तरंगों से, बताओ भला?
तो ध्वनि की स्पीड हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है ना भाई। तो हमें ध्वनि की स्पीड पता है, कितना बताया था, 332 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ निकाले थे ना उस दिन, जनरली 332, 330 भी कई जगह लिखा होगा। तो ये स्पीड पता है। तो जब हम ध्वनि तरंगे छोड़ेंगे किसी गहराई में, यहाँ से हमने साउंड वेव छोड़ा, यहाँ से हमने किसी चीज़ से जो है, यहाँ से जहाज में बैठ करके साउंड वेव छोड़ा, तो ये टकरा करके वापस आ जाएगी। तो मान लिया जाए ये टकरा करके 10 मिनट में वापस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकल जाएगी, है ना। हमें ये पता है, ये पता हो गया तो ये निकल जाएगी आपकी जो कितना ट्रेवल जा करके वापस आ रही है, तो कितना जा रही है और वो जितने समय वापस आ रही है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी जो। तो डिस्टेंस में आधा कर देंगे, क्योंकि जाने का समय भी लगेगा और वापस आने का समय भी है, तो दोनों की डबल डिस्टेंस निकलेगी, उसको आधा कर देंगे तो उस क्षेत्र की गहराई के बारे में हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से तो अकॉस्टिक मेथड में हम लोग, ये 1940 के बाद प्रचलित हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, एक दो पॉइंट लिख लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है, किसी एक बोर्ड पर लगे उपकरणों की मदद से, बोर्ड पर लगे उपकरणों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फिटेड इन शिप्स, बोर्ड पर लगे इंस्ट्रूमेंट उपकरणों की मदद से साउंड वेव को साउंड वेव को 90 से 190 डिग्री के कोण पर छोड़ा जाता है, 90 टू 190 डिग्री एंगल पर उसको छोड़ा जाता है। समुद्र तल से टकराकर वापस आने के समय की गणना करके, समुद्र तल से टकराकर वापस आने के समय की गणना करके सागर तल की गहराई ज्ञात की जाती है। आ रही बात समझ में, इंग्लिश में लिख लिया कि इसमें जो हम लोग साउंड वेव्स का जो है, किसी शिप में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से साउंड वेव को 90 से 190 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। साउंड वेव्स थ्रो टुवर्ड्स बीनीथ सी फ्लोर विथ एंगल ऑफ 90 to 190 डिग्री एंगल। आया समझ में। फिर क्या होता है आपका जो है, साउंड वेव्स रिटर्न, साउंड वेव्स क्या करती है आपकी जो है, रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग द सी फ्लोर, टाइम ऑफ रिटर्न should be measured, can be measured, is measured। आगे समझ में। आ रही बात समझ में ना। और उस समय का मेजरमेंट होगा तो डिस्टेंस गहराई पता चल जाएगी उससे, जो फॉर्मूला आपको पता ही, इतना तो मैथ्स पढ़े लिए होंगे आज तक।
हैं? तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हमने कल देखा था कि एक गहराई के बाद 1000 मीटर के बाद टेम्परेचर क्या होता है, एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो साउंड वेव जो है बिना किसी इंटरप्शंस के क्या होती है, 3 लेयर है हमारी, थोड़ा सा ऊपर का टेम्परेचर आपका लगभग समान होता है, फिर घटता है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो साउंड वेव क्या होती है, इजीली जो है साउंड वेव अंदर तक इंटर कर जाती है, ट्रांसमिट कर जाती है, कोई इंटरप्शंस, कोई रुकावट उसके लिए नहीं होता है। तो हम उसको आसानी से सुन भी सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है उसके लिए जो। तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाए, इसको सोनार मेथड भी कहा जाता है, इसी मेथड को सोनार विधि भी कहा जाता है। साउंड वेव यूज होते हैं इस कारण से सोनार मेथड भी कहते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? हाँ ना, साउंड नेविगेशन और क्या देखे थे, एंड रेंज, ऐसी कुछ है, देख लो एक बार। सोनार का साउंड नेविगेशन रेंजिंग कहा जाता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो साउंड जो है नेविगेट करता है एक पर्टिकुलर रेंज में, इसलिए उसको कहा गया सोनार मेथड भी कहा जाता है। आया समझ में? बिना किसी अवरोध के काफ़ी दूर तक गमन करती है, जिसको आसानी से सुना जा सकता है। हाइड्रोफोन यूज करते हैं, जलीय श्रवणी तकनीक। हाइड्रोफोन वर्ड यूज करते हैं सुनने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जैसे माइक्रोफोन होता है ना तुम्हारा, उसी प्रकार हाइड्रोफोन होता है, जो जल के अंदर भी हाइड्रोफोन टेक्नोलॉजी, ये सब लिख देना, टेक्नोलॉजी वगैरह सुनने के लिए यूज की जाती है। हाइड्रोफोन जलीय श्रवणीय तकनीक की मदद से पूरी ध्वनियों को आसानी से सुना जा सकता है, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी से उत्पन्न हुई हो। आया समझ में? तो इससे हमें जो है समुद्र तली की वास्तविक मोटाई कितनी है, चट्टानों की परतें, अवसादों की विशेषताएं आदि के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन हो जाता है। इस विधि के द्वारा कि किसी क्षेत्र में चट्टानों की मोटाई वगैरह कितनी है ना, उसमें सेडिमेंट्स का भी पता चल जाता है। सेडिमेंट्स मलबा वगैरह ज़्यादा होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा साउंड वेव्स कम हो जाएंगी आपकी जो है, क्योंकि मलबा एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा साउंड वेव को। जहाँ पे सेडिमेंट्स कम है तो वहाँ से जल्दी से टकरा करके ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा साउंड आएगा, वहाँ पर आपका जो इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो इन सब के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि सी फ्लोर में कहाँ पे कितना सेडिमेंट्स है, मलबा है ना, कितनी मोटाई लगभग वहाँ पर होगी, एक अंदाज़ा लग जाता है। आई ना बात समझ में? तो इस मेथड के द्वारा इस तरीके से पता कर लिया जाता है। आया समझ में? तो आज की डेट में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है कहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कहीं पे हमने साउंड वेव छोड़ा, एक जगह गर्म मैग्मा बाहर निकल रहा है, एक जगह बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ठंडा जल है, तो दोनों पे साउंड वेव्स में डिफरेंस रहेगा। आपका जो तापमान का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? तो इन सब के से भी पता चलता है कि वहाँ की टेम्परेचर वगैरह की स्थिति कैसी है, सी फ्लोर। तो जो भी हम लोग महासागर के अंदर अभी चीज़ें पढ़ी है, मग्न तट, मग्न ढाल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कटक वटक, तो इन सब का अध्ययन हम लोग इसी विधि से करते हैं। तो ज्योग्राफी में इसी कारण से इसका यूज देखा जाता है। आगे बस समझ में? तो ये थोड़ा सा याद रखना है अकॉस्टिक मेथड क्या होती है, और उसका यूज जो है डेफिनेटली जो भी हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, हॉट स्पॉट्स के बारे में, ये सब किसके थ्रू अवेलेबल है आपके जो है ना, ट्रेंचेस के बारे में, जो भी अवेलेबल है वो किसके थ्रू है आपके जो है अकॉस्टिक मेथड के थ्रू ही। कहाँ पे प्लेट टकरा रही है, कहाँ पे दूर जा रही है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, इसी अकॉस्टिक मेथड से मिलती है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इस मेथड का यूज किया जाता है। ये सब पॉइंट्स आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज क्या है हमारे लिए, ज्योग्राफी में इसका यूज क्या है, ओशनोग्राफी में क्या यूज है। तो ज्योग्राफी में जो भी हमारे पास सी फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशंस है वो पूरी तरह किसके थ्रू है आपका जो है, इसी इको साउंडर टेक्निक के थ्रू है। आया समझ में? कोई डाउट किसी को है तो बताएं। तो ये हो गया आपका अकॉस्टिक विधि। आया समझ में? चलिए
और बाकी नाम डाल देना है। इसके मेथड्स में अकॉस्टिक विधि में जो है अलग अलग तकनीक, अकॉस्टिक में भी अलग अलग यूज करते हैं। अब अंदर हम नहीं जा रहे, विधि क्या है ज़्यादा मतलब नहीं है हमें, एक विधि थोड़ा सा है क्या, और ज्योग्राफी या ओशनोग्राफी का क्या यूज है, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर बढ़ाने के लिए डाल दो। इसमें एक होता है सिंगल बीम, जैसे लेज़र तकनीक वगैरह सिंगल बीम वाली होती है, सिंगल बीम इको साउंडर टेक्निक, हिंदी में भी सिंगल बीम इको साउंडर तकनीक लिख लेना, सिंगल बीम इको साउंडर तकनीक। लेज़र तकनीक जानते हैं, लेज़र में एक ही रेंज होती है ना, लेज़र बचपन में दूर तक होता है ना, आप कैसे छोड़ते हो। तो सिंगल बीम इको साउंडर तकनीक जहाज के ठीक नीचे की गहराई को मापता है। दूसरा है मल्टी बीम, मल्टी बीम सोनार तकनीक, मल्टी बीम सोनार टेक्नोलॉजी। इसमें एक ही बीम छोड़ी जाती है, लेज़र, जैसे लेज़र तकनीक इसी में आएगी। लेज़र, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें मल्टी बीम में कई सारी एक साथ छोड़ा जाएगा तो इसके विस्तृत क्षेत्र का मानचित्रण होगा। मल्टी बीम हो गया आपका, जो किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे आपने वो देखा होगा ना, लाइट शो देखते होंगे, तो पूरा का पूरा, तो उस तरीके से एक पंखे के आकार में तरंगें उत्सर्जित होती है, समुद्र तल के विस्तृत क्षेत्र का मानचित्रण किया जाता है। इससे जो है समुद्र तल के विस्तृत क्षेत्र का मानचित्रण होता है। विस्तृत क्षेत्र का क्या होता है, मानचित्रण होता है, लार्जर एरिया का मानचित्रण होता है। इसमें सिर्फ जहाज के नीचे की गहराई पता चलती है, जहाँ से छोड़ते हैं वहाँ तक की गहराई, मुख्य रूप से गहराई के बारे में पता चलता है। और एक है साइड स्कैन सोनार, साइड स्कैन सोनार। तो इसका उपयोग जो है वस्तुओं का पता लगाने और तल पर विभिन्न प्रकार के अवसादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, साइड स्कैन सोनार, इसका उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और तल पर विभिन्न प्रकार के अवसादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आया समझ में? इंग्लिश में आपका डिटेक्टिंग, used for detecting objects and identifying, used for detecting objects and identifying different types of sediments on the floor। चलूँ आगे, तो ये हो गया। तो इसका, तो ये मेथड हो गई आपकी, और इसका यूज किस में करते हैं वो आपको बता ही दिया। सबका संसाधन मानचित्रण एक वर्ड लिख लेना, महत्व में इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है ज्योग्राफी में, या इसका यूज क्या है। बाकी तो बताया, जो लिख ही देंगे। इसके अलावा संसाधन मानचित्रण, समुद्र के अंदर कौन कौन से संसाधन हैं, रिसोर्स मैपिंग के लिए भी इसका यूज होता है। रिसोर्स, हाँ, रिसोर्स मैपिंग के लिए भी इसका यूज होता है। आपका पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, समुद्र के अंदर जो है ना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो खनिज तत्व मिलते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो खनिज तत्व मिलते हैं, वो नोड्यूल्स का मतलब गांठों के रूप में मिलते हैं, है ना, बहु धात्विक गांठों के रूप में मिलते हैं।
जो भी समुद्र संसाधन मिलते हैं, चाहे निकल हो, चाहे लोहा हो, चाहे जो भी अन्य मेटालिक मतलब समझ रहे, जो धातु है ना, एल्यूमिनियम हो, ये तो जो भी ये तत्व मेटालिक धात्विक तत्व मिलेंगे, वो किस तरीके से मिलते हैं? नोडुल्स के रूप में, एक साथ आपके क्या होते हैं, गांठों के रूप में या पत्थरों के रूप में मिलते हैं। फिर उसमें से फिर तोड़ करके अलग करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए मेथड्स थोड़ा सा क्या होती है, लेंदी और खर्चीली होती है। और बाकी वहाँ तो लिख लेंगे, समझ में आ गया। जो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू कहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सबडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंच कितनी गहरी है ना, कहाँ पे किस प्रकार के माउंटेन्स है, रिजेस है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? इसी मेथड के थ्रू मिलती है, इसी मेथड के थ्रू। आया समझ में? चले, तो ये हो गया एक मेथड जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीएस में भी आ सकता है ये, ऑप्शनल में ऐसा नहीं कि ऑप्शनल में पूछा है तो जीएस में नहीं आएगा, हालांकि एनसीईआरटी यूसीईआरटी में नहीं है। एक मेथड इसके अलावा, कास्टिक के अलावा एक दो मेथड और है, लीडार विधि। लीडार, इसमें लाइट का यूज करते हैं, लेकिन लाइट मैंने कहा कि थोड़ा सा उतनी फेवरेबल नहीं होती है। रेडियो लीडार विधि, लीडार को लीडार ही लिख लो। लाइट डिटेक्टिंग, इसका फुल फॉर्म है आपका जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें एक लाइन लिख लो, लीडार इज एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। लीडार इज एन एक्टिव remote sensing technology that uses pulsed laser light, that uses pulsed laser lights to measure distance। सॉरी, उसमें लेज़र उसमें नहीं आएगा, लेज़र तो लाइट वाली है, एक बीम वाले ध्वनि बीम है यहाँ पे अलग है, लेज़र वाला इसमें आएगा, है ना, उसमें साउंड पड़ रहा था ना, लेज़र तो लाइट हो गई ना। तो क्या लिख रहा था आपका? पल्स्ड लेज़र लाइट टू मेजर डिस्टेंसेस। आगे बस समझ में, इसी में हिंदी में लिखिए, एक सक्रिय सुदूर संवेदन तकनीक है। लीडार जो है एक सक्रिय सुदूर संवेदन तकनीक है जो दूरी मापने के लिए स्पंदित लेजर प्रकाश, पल्स्ड लेजर लाइट, स्पंदित लेजर प्रकाश का उपयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अ लेडार सिस्टम टिपिकली consists of a laser, comma a scanner and a GPS receiver। हिंदी में लिख लो, एक लेडार प्रणाली में मुख्य रूप से एक लेजर, एक स्कैनर
और एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करते हैं। आया समझ में? और समुद्र के अध्ययन के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग बाथीमेट्रिक लिडार कहा जाता है, इसलिए बाथीमेट्रिक विधि में ही आ गया हमारा जो है बाथीमेट्रिक लिडार कहा जाता है। आया समझ में? और इसमें हम लोग हरे प्रकाश का यूज करते हैं 532 nm। बाथीमेट्रिक समुद्र के लिए हम लोग 530 हरे प्रकाश का यूज करते हैं, प्रीलिम्स वगैरह में कहीं काम आएगा। ग्रीन लाइट का यूज करते हैं 532 nm नैनो माइक्रोमीटर, क्योंकि यह जल की परत को पेनिट्रेट कर सकता है, भेद सकता है। यूज ग्रीन लाइट 532 nm नैनोमीटर, nm का मतलब, विच कैन पेनिट्रेट द वाटर कॉलम, जो पानी जल की परत को भेद सकता है। आया समझ में? तो इससे भी सी फ्लोर मैपिंग की जाती है। इससे भी क्या की जाती है आपकी जो है, इसमें सेंसर जो है 2 तरंगे छोड़ता है। इसमें क्या होता है, सेंसर जो है 2 तरंगे छोड़ता है, एक ऊपरी सतह से टकरा करके वापस आती है, दो तरंगे छोड़ेंगे तो एक ऊपरी सतह से टकरा करके वापस आएगी और एक दूसरी जो है गहराई से टकरा करके वापस आएगी। इन दोनों के आधार पे हम क्या निकाल लेंगे, आपका जो है डेप्थ निकाल लेंगे, गहराई निकाल लेंगे। सेंसर जो है, जो सेंसर होता है 2 तरंगे छोड़ता है, एक सतह से टकरा के परावर्तित होती है, दूसरे समुद्र तल से। इन 2 परावर्तनों के बीच का समय अंतर जल की गहराई की गणना करने में मदद करता है। प्रकाश का भी लाइट हमको पता है ना भाई, कितने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टाइम पता है उसका। इन दोनों का, तो ये सतह से टकरा करके एक तरंगे सतह से परावर्तन और एक आपका जो है तली से परावर्तन। तो ये लिडार मेथड भी याद कर लेना भाई। अभी लिडार पूछा नहीं है वैसे, अकॉस्टिक पूछा हुआ है। आया समझ में? लेकिन दोनों में मेथड अच्छी कौन सी मानेंगे, तो अकॉस्टिक ही मानी जाती, गहराई और अधिक डेप्थ के लिए, सेलो के लिए इसको यूज करते हैं। कम गहराई का करना है तो आया समझ में? तो दोनों विधियों के नाम याद रख लेना, कहीं काम आएगा। दोनों विधियां क्या होती है। और फिर से वही समुद्री तली का मानचित्र, इसका यूज कहाँ पर होता है, तो फिर से वही समुद्र तली का मानचित्रण, इसका यूज में भी सब आ जाएगा आपका समुद्र तली का मानचित्रण, समुद्र तली का मानचित्रण। कोरल रीफ वगैरह का अध्ययन करने के लिए प्रवाल भित्तियां, जैसे कोरल रीफ्स है तो उसमें हो सकता है साउंड वेव से उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जीव है, तो लाइट मेथड ज़्यादा अच्छी होगी इसके लिए, लाइट का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आए समझ में? प्रवाल भित्तियों के अध्ययन, कोरल रीफ्स के अध्ययन के लिए। फिर मेरीन रिसोर्सेस आई जाएगा आपका, फिर से संसाधन। तटीय इंजीनियरिंग के लिए पॉइंट लिख लो ना, 2-4 पॉइंट बता तो रहा हूँ। सी फ्लोर मैपिंग, समुद्र तल का मानचित्रण, इसमें बहुत सब चीज़ अपने आप आ जाएंगी, समझ गए ना भाई। सी फ्लोर मैपिंग में सब कुछ, सी फ्लोर में क्या क्या है सब आ जाएगा। बाकी तुम कहानी अंदर की लिख लेना भाई, मग्न तट, मग्न ढाल, कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुआड, बैंक, जो भी है लिख लोगे ना। दूसरा, प्रवाल भित्ति की निगरानी, कोरल रीफ मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं।
प्रवाल भित्ति की निगरानी, कोरल रीफ मॉनिटरिंग। फिर मैरीन रिसोर्सेस और कोस्टल इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग तटीय इंजीनियरिंग के लिए, तटीय क्षेत्रों के चीज़ों के अध्ययन के लिए। तो ये सब आपके जो, तो ये कुछ टेक्निक्स है, एक आध बार पूछा हुआ है, आया समझ में। तो अधिक गहराई के लिए तो अकॉस्टिक मेथड ही सबसे बेस्ट होगी, अधिक गहराई वाले अध्ययन के लिए। कम गहराई के अध्ययन के लिए यूज करना है तो इसका यूज हो सकता है, इसका यूज जो है आपका हो सकता है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गंदा वंदा है तो फिर लेजर तरंगे जो भी समुद्र प्रकाश उतना आसानी से इंटर करेगा नहीं, है ना। जहाँ पानी गंदा होगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तब उसका यूज, तो अकॉस्टिक मेथड ज़्यादा, और उससे महंगी भी होती है लेज़र वाली, अकॉस्टिक सस्ती होती है। तो इस तरीके से अकॉस्टिक मेथड ज़्यादा उपयोगी की जाती, यूज की जाती है। तो ये हो गया आपका महासागरीय तली के उच्चावचों के अध्ययन के लिए इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो महासागरीय तली के उच्चावच में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर लेगा तो नहीं बना पाएगा। अब कोई नई तकनीक वगैरह आ गई तो पता लगा, उसको ढूंढते रहना। आज बड़ा याद आ गया, बिना बताए याद आ गया। हाँ, धन्यवाद। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक उच्चावच वाले में। ये भी थोड़ा सा बताया, आपका जो है कहीं पूछेगा तो लिख देना है। अब आते हैं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत, है ना। और क्या बचा था ऑप्शनल में? लवण बजट तो अलग से पढ़ा दूंगा। हाँ, अभी बाकी जो टॉपिक पढ़ा दी उसमें प्रवाल भित्ति उत्पत्ति सिद्धांत है ना, वो एक्स्ट्रा टॉपिक अलग से जो है वो तो अलग से चलेंगे ही चलेंगे। जो जीएस के लिए पढ़ा दिया है लेकिन ऑप्शनल में कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरी है, वो पहले देख लेते हैं। तो है कोरल रीफ्स फॉर्मेशन थ्योरी, कि कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ सिद्धांत दिए गए। प्रवाल भित्ति उत्पत्ति सिद्धांत, प्रवाल भित्ति उत्पत्ति, कोरल रीफ्स फॉर्मेशन थ्योरी या ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स। वो उसमें बजट वगैरह आधा घंटे की क्लास में हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। एक महासागरीय निक्षेप अलग से होगा टॉपिक आपके, ओशनिक डिपॉजिट्स। चले आगे। तो प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, कि प्रवाल भित्तियाँ कैसे बनती है। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती बताया था मैंने, कि चूने के जमाव से समुद्र के अंदर दीवार के समान जो आकृतियां बन जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहा जाता है ना। अब यहाँ पे समस्या इनकी उत्पत्ति में क्यों आती है, इनकी उत्पत्ति या निर्माण के संदर्भ में समस्या इसलिए आती है कि हमने देखा था कि कोरल्स जो जीवित रह सकते हैं 200 मीटर की गहराई तक, है ना। कोरल जो है 200 मीटर की गहराई तक ही जीवित रह सकते हैं। आई ना बस समझ में। लेकिन जो कोरल रीफ्स है वो अधिक गहराई में भी मिलते हैं, 2000 मीटर तक की, 1000-2000 मीटर तक की गहराई में भी मिलते हैं कोरल रीफ्स। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, कि प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत क्यों दिए गए हैं, इनका निर्माण के संबंध में सिद्धांत अलग अलग क्यों दिए गए, क्योंकि इनका जो निर्माण है वह दुविधा में डालता है। इनकी उत्पत्ति, इनका निर्माण विरोधाभास मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में जो सिद्धांत है और प्रैक्टिकल है, दोनों में क्या मिलता है,
सिद्धांत क्या कहता है कि कोरल जो जीवित रह सकते हैं वह 200 मीटर की गहराई तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कोरल रिफ्स जो मिलते हैं, कोरल रिफ्स 200 से ज़्यादा मीटर की गहराई में भी मिलते हैं, 2000 मीटर तक की गहराई तक भी मिलते हैं। तो फिर ये इतनी गहराई तक कैसे पहुँचे? आई ना समस्या। तो विरोधाभास मिलता है, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि चूंकि कोरल जीवित रह सकते हैं 2000 मीटर तक, लेकिन कोरल रिफ्स मिलते हैं 2000 मीटर तक भी मिलते हैं, उससे ज़्यादा गहराई में भी मिलते हैं। तो ये एक क्या हो गई हमारे लिए, विरोधाभास की व्याख्या करना समस्या हो गई। इसकी व्याख्या कैसे की जाए? तो उसी कंटेक्स्ट में अलग अलग सिद्धांत दिए गए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि कोरल रिफ के संदर्भ में सिद्धांत क्यों दिए गए? तो क्लियर है, कोरल मरेंगे, जमा होंगे, कोरल रिफ्स बन जाएगी, तो सिद्धांत देने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा है। लेकिन सिद्धांत क्यों दिए गए, किसकी व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं? ये एक्चुअली बने कैसे होंगे, इतनी गहराई तक कैसे पहुँचे होंगे, क्योंकि जीवित तो 200 मीटर की गहराई तक ही रह सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई तक कोरल रिफ्स मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं, कैसे पहुँचे होंगे वहाँ तक? तो उसी को एक्सप्लेन करने के उद्देश्य से दिए गए। तो सिद्धांत जो दिए गए उसमें कुछ सिद्धांत में कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है, और सबकी अच्छाइयों को ले लेना है, बुराइयों को छोड़ देना है। समझ गए? और किसी एक से व्याख्या नहीं होती है, एक या दो को मिला करके व्याख्या होती है। तो सिद्धांत कौन कौन से, पहले नाम लिखो। 4 सिद्धांत दिए गए। पहला पढ़ेंगे डार्विन का अवतरण सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। वही डार्विन है। कौन सा डार्विन है? चार्ल्स डार्विन। समझ में आया? तो जो दूसरा है आपका, तो लिख लीजिए सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन है, गिवन बाय डार्विन, लिख लिया। दूसरा है मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। इंग्लिश में आपका जो है, ठीक है, स्टेशनरी लैंड थ्योरी। मर्रे का स्थिर स्थल स्टेशनरी लैंड थ्योरी गिवन बाय मर्रे। तो ये नाम से ही मर गए हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेड ज़्यादा नहीं है, दिया जरूर है। स्थिर स्टेशनरी वेव थ्योरी, स्टेडी लैंड थ्योरी भी कहा जाता है, स्टेडी लैंड थ्योरी। तीसरा जो है डेली, ये भी मान एक्सेप्टेड, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी गिवन बाय डेली। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, तो दोनों का इम्पोर्टेंस है। तो डेविस ने क्या कर दिया, दोनों को मिला करके बोला कि भाई एक से काम नहीं चलेगा। डेविस का सिद्धांत दोनों को मिला देता है। किसको? डार्विन प्लस, समझदार लोग ऐसे ही करते हैं, अपना कौन दिमाग लगाए, जिसका जो अच्छा मिला ले लो, कौन सोचेगा। तो डेली ने क्या कर दिया, डार्विन और डेली को मिला करके कहा कि भाई एक से काम नहीं चलेगा,
दोनों को जब मिला दोगे तो जो कोरल रिफ्स है उसकी व्याख्या हो जाएगी। आया समझ में? तो ये 4 सिद्धांत थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन मंडे को ही देखेंगे क्योंकि मेरा फीवर था, दवाई खा के आया तो हूँ, लेकिन वो पढ़ाने में जो एनर्जी चाहिए सिद्धांत समझाने में, वो देखो खुशी हो रही कई लोग को जाने की तो समझाने के लिए, इसमें तुम लोग को समझाने के लिए दिमाग मतलब एनर्जी चाहिए। सिद्धांत है, समझ गया तो बहुत आसान है, और आसानी है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, जैसे कल मैंने पढ़ाया था आपको न्यूटन, क्या नाम है, ज्वार भाटा उत्पत्ति सिद्धांत। किसी कोई समस्या है? क्वेश्चन देख लिए? तो चारों को मंडे को पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोग का भी माइंड फ्रेश रहेगा। सप्ताह आते आते थक जाता है। नहीं, कल उन लोग का मैराथन का एक दो क्लास बची, उसको कंप्लीट करना है। खुश हो गए तुम लोग, संडे नहीं आना पड़ेगा करके। कुछ क्वेश्चन लाए हो ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस? राहुल, हाँ, ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस ऑप्शनल के लेके आने बोला था ना यार। क्या क्या है? कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है? चलो धन्यवाद मतलब बनने लायक, इसका मतलब है कि ठीक ठीक पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही। आप समझ रहे हो? लिखोगे तो थोड़ा सा लिखने में कम शब्दों में कम टाइम में, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में ही आएगा। अभी तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो पढ़ाया गया उसमें से हम आंसर लिख सकते हैं। बाकी तो फिर प्रैक्टिस ना, गाड़ी देख करके समझ जाती है कि ऐसा क्लच मारेंगे, ऐसा गियर मारेंगे तो गाड़ी चल जाती है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन जब चलाने बैठो तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2-4 बार घच घच होती है गाड़ी। उसके बाद जब सीख गए तो फिर दूसरी प्रकार आंसर राइटिंग भी वैसी है। जब एक बार आंसर लिखना सीख गए, कंटेंट आपके पास है, समझ आपके पास है, तो आप उसमें से काम की चीज़ निकाल के तुरंत लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस बार बार करना ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो और बता दो? हाँ, जीएस में हो चाहे ऑप्शनल में, किसी में भी हो। प्री का है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज, है ना? 4 ऑप्शन से बता के देना। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, सी लेवल चेंज। क्वेश्चन जो है उसका आंसर निकालना। तो ये पूछना चाह रहा है लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन सी लेवल चेंज के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार होगा? सी लेवल चेंज, दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार होगा? पहला दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, वायुमंडलीय अस्थिरता, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस दिया हुआ है। दूसरा चेंज इन मेरीन वाटर डेंसिटी, चेंज इन मेरीन वाटर डेंसिटी, जल के घनत्व में परिवर्तन, जल घनत्व में परिवर्तन, है ना, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन। सी है मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। आइसबर्ग समझते हो क्या होता है? तैरते हुए जो हिमखंड है उसको हम लोग आइसबर्ग कहते हैं, समझ गए ना? जो पानी में तैरते हुए बर्फ की सिल्लियाँ होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसबर्ग। और डी है मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स। अब यहाँ पे आइस शीट्स क्या होती है? हिंदी में क्या होगा आइसबर्ग का? तो आइसबर्ग ही होता है ना। आइसिस का मतलब जो परमानेंट ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र होते हैं, आइस की पट्टियाँ जो होती है ना, जैसे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ये आइस शीट्स के एग्जाम्पल है, समझ गए? अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ये किसके एग्जाम्पल्स है? आपके आइस शीट्स के एग्जाम्पल है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? ये 4 ऑप्शन है, बताओ आंसर भाई। हाँ, दीर्घकालिक समुद्र तल परिवर्तन के निम्न में से कौन सा कारण ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? सकता है, मत बताओ, सब अपने अपने आंसर दो। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, चेंज इन मेरीन वाटर डेंसिटी, मेल्टिंग आइसबर्ग, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स।
यूपीएससी के क्वेश्चन या यूपीएससी के, हालांकि सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस भी यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है। जल्दी इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में सोचने का, हैं? इतना फुर्सत से टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में सोचने का। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, अब उसी में से 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन बना दिया। सी लेवल चेंज किन किन कारणों से होता है बता दिया था मैंने। अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन। ठीक है, जल के घनत्व में परिवर्तन, चलो और बताओ। डी आइसिड्स में, आइसिड्स का पिघलना, और दीर्घकालिक, देखो वायुमंडल एलिमिनेशन एक होता है, एलिमिनेशन मेथड पहले लगाते हैं, पेपर हमेशा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड समझते हो, पहले कौन से नहीं होंगे निकालते जाओ। वायुमंडलीय अस्थिरता का बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर है ना, अस्थिरता के कारण से बारिश होती है, चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, ये अस्थिरता कहलाती है एटमॉस्फेरिक। उससे सी लेवल का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है ना। ज़्यादा बारिश होगी थोड़ा देर भले सी लेवल बढ़ जाएगा, बाकी फिर नॉर्मल हो जाएगा, राइट। दूसरा, आइसबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी बर्फ़ किसी चीज़ में, एक दिन एग्जांपल दिया था कि गिलास भरी हुई है, बर्फ़ तैर रही है, बर्फ़ पिघल भी जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या सी लेवल में? लेकिन तुमने इतना नहीं सोचा होगा। तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। ये 2 ऑप्शंस आया समझ में? क्योंकि कोई भी बर्फ़ जो तैर रही है यदि पिघल भी जाएगी तो सी लेवल में कोई चेंज, पानी के तल में कोई चेंज नहीं आता। एग्जांपल दिया था ना कि गिलास में बर्फ़ में तैर रही पानी, बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, बाहर गिरेगा। पूछा था एक दिन क्वेश्चन, तो उसका आंसर अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया था। लेकिन बर्फ़ तैर रही इसका मतलब उतना ही आयतन हटा करके वो तैर रही है, पिघल भी जाएगी तो उसी आयतन को फिल करेगी, इसलिए सी वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता है। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब 2 में सोचना है, दीर्घकालिक स्थिरता की बात कर रहा है, तो दीर्घकालिक आपका सी लेवल चेंज की, दीर्घकालिक का मतलब है कि लंबे समय तक परिवर्तन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब फिर उसमें बहुत जल्दी से रिकवर होने की संभावना नहीं रहेगी, फिर से वही होने की। जैसे आइस एज में क्या होता है बताया था कि आइस एज में सी लेवल नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे आइस एज समाप्त होता है सी लेवल फिर से क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो आइस एज में सी लेवल में जो चेंज है वह कुछ समय के लिए होता है, आइस एज जब तक है तब तक के लिए, फिर से वह अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो आइस एज का संबंध तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो आइस शीट्स का दिख रहा है आपका, आइस शीट्स पिघलेंगे, क्यों पिघल रहे, तापमान बढ़ रहा है। कल के दिन में तापमान बढ़ जाए, घट जाए फिर से, तो फिर से आइस शीट्स अपने कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा ऑप्शन आंसर समुद्र जल घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन या तो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा तो सी लेवल, डेंसिटी में चेंज कई कारणों से आ सकता है। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो मैंने कहा था तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ रहा है तो जल की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बताया था ना मैंने कि वर्तमान में हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अधिकांश लोग क्या बोलते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे इसलिए जल लेवल बढ़ रहा है। ये छोटा मोटा कारण तो है वो, लेकिन मेन कारण बताया था कि जल के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जल के तापमान वृद्धि के कारण जल के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उससे घनत्व में परिवर्तन हो रहा है। बताया था, याद आ रहा है? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे, है ना, बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकाल लोगे। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो घनत्व परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण से जो चेंज होगा वो जल्दी से लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि घनत्व फिर से तापमान किसी कारण से बहुत कम होगा, जब जा करके पानी का घनत्व चेंज होगा, है ना। बाकी बर्फ़ पिघलने से तो क्या होता है, बर्फ़ आज पिघल के पानी मिल रहा है, कल फिर से बर्फ़ जम गया तो फिर पानी बराबर हो जाएगा, तो फिर से अपने स्थान को ले लेगा वो आपका जो। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस में जो मेरे हिसाब से ऑप्शन निकल रहा, क्या दिया आंसर? ठीक है,
नहीं, बी आएगा, डेंसिटी में चेंज आएगा। समुद्र जल में घनत्व में परिवर्तन कई कारणों से होता है, जैसे आइस शीट पिघल के मिल भी रही है तो भी घनत्व क्या हो रहा है आपका जो है चेंज हो रहा है, उसके जल के पानी के घनत्व में क्या हो रहा है आपका। तो और घनत्व का मैंने कहा डायरेक्टली संबंध किससे, आयतन से है। तो मैंने बताया थे ना दो प्रकार के परिवर्तन, सुस्थैतिक और स्थैतिक परिवर्तन बताए थे कि जल के आयतन में परिवर्तन के कारण सी लेवल चेंज होगा तो आपका स्थैतिक कहलाता है, और सुस्थैतिक में फ्लोर, सी फ्लोर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज में आएगा आपका जो। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण से स्थैतिक परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, जल का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तापमान बढ़ने के कारण से। आया समझ में? तो ये आएगा, तो मेरे हिसाब से 2 होगा, ठीक है। बाकी अब कौन क्या दे रहा नहीं पता। क्या लिखा होता है? हाँ बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है बैठो। हाँ क्या पूछे तुम? डे का मतलब समझा नहीं, स्प्रिंग ज्वार और क्या दिन का अंतर है? हाँ दिन का अंतर है मतलब, हाँ तो वो कितने दिन का अंतर, लगभग लगभग 10-15 दिन का अंतर लगभग आएगा, लगभग 27 दिन का है ना, बताया था 1/3 डे में होता है। तो नहीं 15 दिन नहीं आएगा, 7 दिन आएगा। हाँ अब वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। 3 कंडीशन बताई थी, सीधे वाली कंडीशन और फिर क्वाड्रेंगल वाला। तो यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आएगा तो ये 7 दिन बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो लगभग 7 दिन का अंतर आएगा। सीधा सा क्वेश्चन था वो। अब मैंने इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे तो फिर, हाँ इसलिए प्रैक्टिस करने मैंने कहा है कि ताकि दिमाग लगाना भी यहीं से सीखो। लेकिन जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं तब तक प्रैक्टिस होगी नहीं, और मैं उसका आंसर अब जिसमें अब मैं बता दें आप लोग के दिमाग चल गया होगा, 7 दिन में आ जाएगा आंसर। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड वाले। इन्होंने दिया हुआ समुद्र तल के असमान रूप के कारण और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। चलिए भाई ये भी बता दो, समुद्र तल के असमान रूप, समुद्र जो तल है, समुद्र की तली है, असमान क्यों है? असमान है, उसका कारण और प्रभाव, 2 क्वेश्चन, कारण भी बताना है प्रभाव भी बताना है, बताओ कीजिए। हाँ तो कारण का मतलब वही है कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है आपकी, जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो ज्वालामुखी पर्वत बन गए, सागर तल प्रसरण में भी ज्वालामुखी उद्गार हो तो कटक बन गए, है कि नहीं? कहीं उत्थान हो रहा है, कहीं धसाव हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वाला हो रहा है, तो इस सब के कारण से क्या हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी आ जाएगी कारण मेन तो आपका। टेक्टोनिक एक्टिविटी का सी डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे, ओशनिक डिपॉजिट्स वगैरह भी कुछ होते रहते हैं, तो मेन टेक्टोनिक एक्टिविटी है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से ही आपका क्या होता है, सी फ्लोर में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। आ रही बात समझ में? तो वो सब आ जाएंगे कारण। प्रभाव क्या है? तो प्रभाव में वही कि कहीं पे छिछला है, कहीं पे ढाल ज़्यादा है, कहीं पे पर्वत मिलते हैं, कहीं पे कटक मिलते हैं, वही उसका प्रभाव भी हो गया। तो कारण क्या है वो बता दो, उसी का प्रभाव है कि अलग अलग स्थलाकृतियाँ मिलती, दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आया समझ में? तो बाकी लोग क्वेश्चन क्यों नहीं देखते हो तुम लोग जाके घर में? तो हाँ तो क्या हुआ? ले गई भैंस पानी में। शुरुआती मैंने क्लास में उसी से की थी यार, कहाँ रहते हो क्लास में? राहुल बाबू तुमसे उम्मीद नहीं थी मेरे को। पहला ही क्लास का पहला चैप्टर देखो, अधर सागरी उच्चावच पढ़ाया, उसमें क्या वर्ड यूज किया था मैंने, अभी भी यूज किया, आज भी यूज किया मैंने तुमको परिभाषा लिखाते समय। हैं कहाँ रहते हो? हिप्सोग्राफिक वक्र, हिप्सोग्राफ क्या होता है? शुरुआती वही से की थी, और आज भी मैंने एकॉस्टिक मेथड में जो डेफिनेशन बताई उसमें लास्ट में लिखा है कि एक चार्ट में मानचित्रण किया जाता है, इसको हम लोग हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमीट्रिक कर्व कहा जाता है, लिखवाया था राहुल। अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि अभी बताना पड़ेगा? हिप्सोग्राफ का मतलब ये है कि जो भी पृथ्वी पर या समुद्र के अंदर की जो स्थलाकृतियाँ हैं उसको एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका हिप्सोग्राफ करते हैं। तो पूरा चार्ट ही मैंने
जो डायग्राम बनाया उसके नीचे लिखा था यहाँ पे हिप्सोमेट्रिक वक्र या हिप्सोग्राफिक कर्व करके लिखा था, तो वही तो है। कहाँ राहुल, ऐसे एग्जाम में भी करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए अभी से कर लो, गलतियां जितनी करनी अभी कर लो, जितना भी। इसलिए मैंने कहा ना क्वेश्चन देखने क्यों बोलता हूँ, क्वेश्चन देखो। चैट खुद से मेहनत तुम लोग करो, मैं तो करके दे ही दे रहा हूँ। चैट जीपीटी में डालो, जेमिनी में डालो, जिसमें डालना है उसमें डालो कि ओशनोग्राफी से जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए कि उस टॉपिक का नाम डाल दो, क्वेश्चन बना के दे दो। अब एआई जितना सोच के बना के दे देगा उतना इंसान भी नहीं सोच सकता है, पेपर बनाने वाला भी नहीं सोच सकता। हाँ, उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो मुझसे पूछो, फिर हम डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता तो मैं भी ढूंढूंगा भाई, समझ गए ना भाई। तो आज की डेट में तैयारी करना आसान है, बस आपको जो है थोड़ा सा क्या करना है, यूज सही तरीके से, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज करना है। जैसे आपको मैंने कहा ना, पहला टॉपिक हमारे पास है अधः सागरी उच्च आवाज, ये ज्वार भाटा चलो मान लेते हैं। अब चैट जीपीटी से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो कि यूपीएससी के लिए टाइड्स से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन बना के दे देगा। अब जितना वो सोच के बना के दिया उतना तो मैं भी नहीं सोच सकता हूँ, हालांकि सोच लूँगा उतना मैं, क्योंकि डेप्थ में पढ़ा हूँ, तुम लोग नहीं सोच पाएंगे। तो अब उस क्वेश्चन में देखो कौन सा टफ क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है तो लेके आ जाओ भाई मेरे पास, समझ गया ना। इतना नहीं करो, यही करने मैं तुमसे चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग करो। और बाकी आए हुए क्वेश्चन तो देखना ही है, PYQs तो जो है वो तो है ही हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बाकी और जितना पूछना है वो चैट जीपीटी बता देगा तुमको क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसमें अपना दिमाग लगाओ, ये नहीं कि सीधा उठा के मेरे पास ले आए कि सर चैट जीपीटी क्वेश्चन दिए बता दो आंसर, ठीक है। वो काम नहीं करना है आपको। क्या करना है, खुद से पहले उस क्वेश्चन का आंसर सोचना है, और जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि फंस रहे हो उसको मेरे तक लेकर के आना है। ये काम करना किसकी जिम्मेदारी है, तुम लोगों की। अब उसके बाद उतना नहीं कर रहे हो और फिर बाद में किसी को भी दोष दोगे तो भगवान देख रहे हैं सब, ठीक है। मेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं होगा उसमें, मेरा काम सिर्फ गाइडेंस देना है, प्रैक्टिस खेलना तुम्हारा काम है। चलिए आगे, हो गया क्लियर है। और कोई क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव भी ऐसे डाल दिया करो, टाइट जैसे टाइट्स पढ़ाया मैंने कल, तो आलस आ रहा है ना, तुम लोग आलसी आदमी हो ही, इंसान आलसी वैसे भी, और आलसी बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी। तो टाइट से रिलेटेड यूपीएससी के लिए है ना, यूपीएससी से रिलेटेड इस टाइप से सिर्फ चैट जीपीटी में डाल दो तुम, यूपीएससी के लिए जो है जो PYQ साहब है वो भी पूछ लो, और न्यू क्वेश्चंस बना करके दो करके दे देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन टाइट से बना के वो दे देगा, ऑब्जेक्टिव वाले भी। ऑब्जेक्टिव लिख दो तो ऑब्जेक्टिव बना के देगा, डिस्क्रिप्टिव लिख दोगे तो है ना, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव तो बना के दे देगा। आया समझ में। और उसने जो बना के दिया उतना सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन बनने, क्योंकि लगभग सभी सोर्सेस को खंगाल करके बना के दे देता है वो। एक ही है, महासागर के छोटे भाग समुद्र कहलाते, ठीक है। तो वर्ड्स आपके महासागर बड़े हो गए ना भाई, उसी के छोटे छोटे विस्तार क्या हो गए आपके, समुद्र हो गए, तो समुद्री बेसिन हो गए, ठीक है। महासागर बड़ा गोला हो गया, समुद्र उसका छोटा गोला हो गया। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन, ये काम डेली कर लें।